सुप्रभात बच्चों। आज हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता को एक बार दोहराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका मतलब सार बता देती हूँ कि इस कविता में जो कवि है उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, कविता में जो कवि है बेटा वो कहते हैं कि पर्वत प्रदेश था और बरसात की ऋतु थी। ठीक है, वर्षा हो रही थी। तो जब पर्वत प्रदेश में वर्षा हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि जो वहाँ की सुंदरता है, वहाँ की जो प्रकृति है वो हर क्षण अपना रूप बदलेगी। मतलब कि हमें नए से नए सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कवि कहता है कि बहुत सारे पर्वत जो हैं वो करघनी के आकार में खड़े हैं और उन पर्वतों पर हज़ारों फूल रूपी आँखें लगी हुई हैं। ठीक है, हज़ारों फूल रूपी आँखें लगी हैं जो कि पर्वतों के चरणों में जो तालाब का पानी या झरने का पानी बह रहा है वो दर्पण के समान बताया गया है। और वो जो फूल रूपी आँखें हैं वो अपने शरीर को, अपने आकार को जो है उसमें झांक रही हैं। ठीक है, जो दर्पण है ना, पानी रूपी दर्पण जिसे कहा गया है, तो उसमें वो अपने आकार को झांक रही है, देख रही हैं बार बार। कौन? फूल रूपी आँखें। ठीक है, और लेखक कहता है कि जो पानी पर्वत के पैरों में, चरणों में बह रहा है उसे दर्पण के समान कहा गया है क्योंकि उसमें जो पर्वत है अपना प्रतिबिंब देख रहा है, उन फूल रूपी आँखों के माध्यम से अपना प्रतिबिंब देख रहा है। फिर कवि कहता है कि ये जो पर्वतों से झरना बह रहा है वो बहुत सुंदर लग रहा है और वो इतनी मतलब स्पीड से, इतनी तेज़ गति से बहता है और जो उसकी आवाज़ है ना वो हमारे अंग अंग में उत्तेजना यानी कि जोश भर देती है पूरा। हम भी उसको देखकर खूब खुश हो जाते हैं। और जो झरना है गिर रहा है बच्चे, वो मोतियों के लड़ियों के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे मोतियों की लड़ियों को अगर हम देखें ना दूर से, ऐसे ही वो झरना सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर कवि कहता है कि जो पर्वतों की छाती पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, पर्वतों की छाती पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं और जो एक टक मतलब आसमान की तरफ देखे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। फिर कवि कहता है कि अचानक बहुत सारा कोहरा आ जाता है पहाड़ों पर। अचानक बहुत सारा कोहरा पहाड़ों पर आ जाता है। तो वो उसको कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है, मान लीजिए जैसे जो आसमान है वो धरती पर टूट पड़ा हो। ठीक है, उस कोहरे को, इतना कोहरा लेखक जो है कवि देखकर कहता है कि ऐसा लगता है जो आसमान है वो धरती पर टूट पड़ा हो। ठीक है, और कुछ कोहरा तो जो है बादल बनकर उड़ जाता है, जैसे उसको पंख लग गए हों और वो उड़ गया, लेकिन फिर भी चारों तरफ बहुत सारा कोहरा फैला हुआ है। और वो जो झरना बह रहा था बच्चे, वो कोहरे के पीछे छिप जाता है और सिर्फ उसकी आवाज़ रह जाती है जो कि हमें सुनाई देती है। ठीक है, और जो लेखक है वो कहता है कि इस कोहरे की वजह से जो है शाल के वृक्ष, ऐसा लगता है शाल के जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो पर्वत की छाती पर खड़े हैं, वो डर के मारे नीचे धंस रहे हों। ठीक है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है, ऐसा लगता है जैसे कहीं पर आग लग जाती है ना, जब धुआं उठता है इतना सारा, तो कोहरा भी उसी तरीके से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी कहता है कि जो पर्वत के चरणों में झरना बह रहा था ना, कि वो भी जल गया हो, मतलब कि उसमें से भी कोहरा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ जो है कोहरे ने मतलब अपने बाहें फैला ली हैं और वहाँ का जो माहौल है वो अलग ही हो गया, एकदम बदल गया। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि पल पल जो प्रकृति है वो अपना वेश बदल रही है। तो लेखक कहता है कि जो शाल के वृक्ष हैं कोहरे के डर के मारे, ठीक है, ऐसा लगता है कि ज़मीन में धंसते चले जा रहे हों। ठीक है, और फिर कहता है कि जो इंद्र देवता है वो बादलों रूपी यान पर बैठकर ये सारी जादूगरी का खेल दिखा रहा है। ठीक है, इंद्र देवता जो बादलों रूपी यान पर बैठ के ये जादूगरी का खेल हम सबको दिखा रहा है। कौन सा? कि पल पल किस प्रकार जो प्रकृति में चेंज हो रहा है, जो प्रकृति बदल रही है, जो सुंदरता पल पल बदल रही है। तो ये इंद्र देवता का ही इंद्रजाल है, यानी जादूगरी है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस कविता में बच्चे यही देखना है कि जो पर्वत प्रदेश का जो माहौल है, जो दृश्य है, वो किस प्रकार हर क्षण बदलता रहता है। मतलब कि हर क्षण उसकी सुंदरता जो है वो बदलती रहती है। धन्यवाद।